हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, उसकी बात करें तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इंडिया में आज स्टार्ट होने वाला है, जिसको प्राइम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉर्गेट करेंगे। इसमें जो है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें 3006 सेशन साइट्स हैं अक्रॉस ऑल इट्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें भी जिसको जो है वर्चुअली कनेक्ट किया जा रहा है और हर एक साइट पे 100 बेनिफिशरीज़ को जो है वैक्सीन दी जाएगी। अब बात की जाए जो वैक्सीन है उसमें किन लोगों को दी जानी है और किन को नहीं दी जानी है। तो जो जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है उनको वैक्सीन नहीं दी जानी है, या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है, और ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री है कोविड 19 से, कोई एलर्जिक रिएक्शन है वैक्सीन से, या वैक्सीन इन जनरल किसी भी टाइप की, या इंजेक्शन वगैरह से कुछ प्रॉब्लम होती तो उनको वैक्सीन नहीं दी जानी है। और इनको परमिट किया गया है जिनका कोविड 19 इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री रही है और उनको कोई हिस्ट्री है क्रोनिक डिसीज़ की, कोमॉर्बिडिटीज़ की, साथ में कोई बीमारियां हो उनको, और पीपल हु हैव इम्यूनो डेफिशिएंसी या एचआईवी हैं और इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स जो लेते हैं, उन लोगों को जो है वैक्सीन सबसे पहले प्रोवाइड की जानी है। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज से एक ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब यहाँ पे 54 हेल्ड इन अंडर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस सो फार, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है जिसको डिस्कस करेंगे। यूपी में अभी तक 91 पर्सन को बुक किया गया है और 54 अरेस्ट किए गए हैं। ज़्यादातर इसमें से जो मुस्लिम्स हैं अंडर उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020, तो जिसमें कि अगर कोई पर्सन इस प्रीटेक्स्ट पे किसी जो है गर्ल से मैरिज करता है कि वो उसका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करवाना चाहता है, तो उसके ऊपर ये वाला जो एक्ट है वो लगता है, जिसमें कि पर्सन को जो है वो अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें सेकंड पेज, जो सिटी पेज है, इसमें दिल्ली का कोई सर्वे है जिसमें बात की जा रही है कि 34% फैमिलीज़ जो हैं कैपिटल में वो रेंटेड हाउस में रहती हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट जो थर्ड पेज है सिटी पेज, नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ सिविक बॉडीज़ में स्टॉप। यहाँ पे एससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरीज़ हैं उसको प्रियोरिटाइज़ करना चाहिए। और द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे उन्होंने हिंट किया कि जो भी नॉन एसेंशियल डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जो भी काउंसलर्स को पर्क्स मिलते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को मिलते हैं, उनको जो है वो अभी रोक देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए सिटी पेज से ही फोर्थ, यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट एक बस है जो हाई कोर्ट में एक प्ली डाली गई थी व्हाट्सएप का जो आर्बिट्रली न्यू रूल्स हैं उनको जो है चैलेंज करने के लिए। तो उसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं प्रतिभा एम सिंह, उन्होंने अपने आप को जो है हियरिंग से बाहर कर लिया है। ये बस इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए जो एडिटोरियल्स हैं, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है जो यूपी का एक्ट है अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, और एमपी का जो एक्ट है, और अदर जो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें एक्ट लाया गया है, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रोविज़न होता था कि 30 डेज़ प्रायर जो है वो नोटिस देना पड़ता था लोगों को, अगर कोई कपल जो है वो मैरिज कर रहा है तो उसको 30 डेज़ पहले ही जो है वो नोटिस देना पड़ता था न्यूज़पेपर में, तो उसको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी को हटा दिया है। सेकंड, ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बट यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह की इंडिया में जो है रिलीजियस परसिक्यूशन किया जा रहा है या फिर हो रहा है, उसको एक एंगल से ही यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है जो डोनाल्ड ट्रंप है उस उनको फिर से इम्पीच किया जा रहा है यूएसए में। तो वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होंगे जिनको 2 टाइम जो है वो इम्पीच किया जा रहा है सेम टाइम में।
अब नेक्स्ट ग्राउंड ज़ीरो डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है न्यूज़ 9 पेज नंबर 9 से, चाइना गॉट बी फिटिंग रिप्लाई। तो सबसे पहले एडिटोरियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है इसमें बात की गई है कि पब्लिक नोटिसेस जो हैं उनको ऑप्शनल बना दिया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो एक तरह से जो है इंटरफेथ कपल के लिए एक रिलीफ हो सकता है ये, बिकॉज़ पहले जो है उनको 30 डेज़ पहले, मैरिज करने से 30 डेज़ पहले एक नोटिस न्यूज़पेपर में देना होता था, जिससे कि वो नोटिस अगर कोई ऐसे पर्सन हैं जो उनकी मैरिज से खुश नहीं हैं और उनकी नज़र में आ जाता है, तो जिससे उनकी लाइफ के लिए एक थ्रेट हो सकता है। साथ में उनकी जो कपल हैं उनकी प्राइवेसी को भी ये एक तरह से हार्म पहुंचाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि पीपल जो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज कर रहे हैं, इट्स स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, वो चूज़ कर सकते हैं कि उनकी publicize their union with the notice 30 days in advance, may not exactly via judicial। अब यहाँ पे जुडिशियल एक तरह से ये अच्छा इंटरवेंशन है, बट यहाँ पे बहुत सारी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं जिन्होंने कुछ एंटी कन्वर्जन जो लॉ है वो एनेक्ट किए हैं। तो ये एक मेजर जो है वो उनका पर्पस को सर्व करता है। जो भी कपल मैरी करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की विशेस के अगेंस्ट और उनकी जो इमीडिएट कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट, तो जिससे उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो जिससे अगर कोई विजिलेंट ग्रुप है जो नहीं चाहता कि उनकी मैरिज हो, तो उनको जो है वो एक तरह से हार्म पहुंचा सकता है। बहुत सारे जो इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस हैं उनको भी इस तरह का जो वायलेंट अपोजिशन है वो फेस करना पड़ा। और जो कम्युनिटी प्राइड की वजह से या लव जिहाद या कुछ एक्टिविस्ट हैं जो कि टारगेट करते हैं हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, दोनों तरफ से, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर वुमेन ने कन्वर्ट कर लिया है इस्लाम में मैरिज के पहले, तो कोर्ट ने ये बोला है कि मैंडेटरीली जो भी नोटिस का पब्लिकेशन है वो इसमें जो है ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, इसलिए इसको जो है वो बंद कर देना चाहिए। और नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर कपल जो है वो राइटिंग में दे देते हैं कि वो जो उस ऑफिसर्स को राइटिंग में दे देते हैं, तो उनको फिर इस बात की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो अपना जो न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें प्रिंट करवाएं। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट जो अनेबल करता है इंटरफेथ मैरिज को, तो कपल को नोटिस देना पड़ता था मैरिज ऑफिसर को। और अंडर सेक्शन 6 एंड 7 तो ऑफिसर को पब्लिसाइज करना पड़ता था नोटिस, और ऑब्जेक्शन बुलाने पड़ते थे। बट इस ऑर्डर में जो जस्टिस विवेक चौधरी हैं उन्होंने बोला है कि एक्ट का इंटरप्रिटेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने किया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लॉ जो हैं ऐसे नहीं होने चाहिए जो इन्वेड करें लिबर्टी पे और प्राइवेसी पे। तो इंक्लूडिंग विद इन द स्पेस ऑफ फ्रीडम टू चूज़ फॉर मैरिज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। मतलब उनका कहना है कि जो भी मैरिज है वो किसी भी तरह के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के इंटरफेरेंस के बिना होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का जो है वो इंटरफेरेंस कहीं से भी नहीं होना चाहिए। जो एससी जो है वो उसकी जो रूलिंग है came on the plea of a Muslim woman who converted to Hinduism for marriage, as the couple saw the notice period under the Special Marriage Act as an invasion of their privacy। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो मुस्लिम वूमेन है वो हिंदुज़म में कन्वर्ट हुई थी मैरिज करने के लिए, तो उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में जब उसको बोला गया कि आपको जो है वो नोटिस प्रिंट कराना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे उसने बोला कि ये उसकी प्राइवेसी का हनन है। तो जस्टिस चौधरी ने रिमार्क दिया कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उसमें बात की जा रही है उत्तर प्रदेश का जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट है, और जो कि टारगेट करता है इंटरफेथ कपल्स को, और ये जो डिक्लेयर करता है न्यू लॉ कि अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है अपना रिलीजन मैरिज के लिए तो वो अनलॉफुल है, और 60 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस इंक्वायरी कर पाएगा उसके ऊपर, और फिर वो एक रीज़न जानेगा। लास्ट ईयर उसको नवंबर में इनेक्ट किया गया था और 54 अरेस्ट अभी तक इसमें हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी रूलिंग जो है वो हर एक स्टेट में यूज़ की जा सकती है। इस तरह के जो भी नोटिस हैं वो लगाने के पहले
इस तरह से पूछा जा सकता है। इन 2017 जो आधार रूलिंग थी जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी उसको बेसिक राइट माना गया था। 2018 का जो हादिया जजमेंट था जिसमें कि स्टूडेंट राइट टू चूज़ अ पार्टनर, मुस्लिम मैन इन केरला, इस तरह की जो है एक इसेंशियल फ्रीडम है उसकी बात की जानी चाहिए। दूसरी तरफ बात करें तो ये सेकंड जो आर्टिकल है उसमें बात की जा रही है जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका सेकंड इम्पीचमेंट किया जा रहा है। तो रिपब्लिकन्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो ट्रंप की प्रेसिडेंसी को जो है वो फिर से ना आने दें। तो आउटगोइंग जो यूएस डोनाल्ड प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं कि उनको ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनको ट्वाइस इम्पीच किया जा रहा है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने मोशन पास किया है इम्पीचमेंट अगेंस्ट हिम, और इस बार जो है वो इंसाइटमेंट ऑफ इंसरक्शन, मतलब उन्होंने जिस तरह से जो कैपिटल हिल में 6 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से जो कुछ लोग हैं जो मॉब है वो कैपिटल हिल में स्टॉर्म कर गई, उसके बेसिस पे असॉल्ट हुआ। तो और उनका जो फर्स्ट इम्पीचमेंट हुआ था 2019 में अब्यूज़ ऑफ पावर के बेसिस पे हुआ था कि जो पावर है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस ओवर हिज डीलिंग विथ यूक्रेन। तो कांग्रेस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था, बट वो उस समय जो है उनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाया था, सीनेट ने उनको बरी कर दिया था। बट इस समय जो है वो हाउस उस तरह से वोट नहीं कर रहा है। मार्जिन जो है वो 232 से 197 है, और अगर वो इम्पीच कर दिए जाते हैं तो 10 रिपब्लिकन भी जो हैं, सीनेट में भी 10 रिपब्लिकन इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब बात की जा रही है कि एक ब्रॉडर मूड अक्रॉस कांग्रेस दिख रहा है, पर्टिकुलरली सीनेट में। तो यहाँ पे जो पार्टी लाइन है उससे अलग होके जो रिपब्लिकन्स हैं वो अपनी पार्टी के ही जो प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीच करने जा रहे हैं। तो गिवन द टाइट टाइमलाइन, अब टाइमलाइन की बात की जाए तो 19 को ही ये सारा कुछ हो पाएगा, और 20 जनवरी को जो बाइडेन जो हैं वो ऑफिस में इलेक्ट हो जाएंगे। तो सीनेट के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो फुल ट्रायल कंडक्ट करे और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इम्पीच करे, बट ये एक प्रोसेस हो सकती है जिससे कि वहाँ की जो वैल्यूज़ हैं उनको फिर से जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। अब क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस रिपब्लिकन्स के पास ये है कि ग्रुप इस तरह से यूनाइटेड है कि वो सेफगार्ड करना चाहता है जो भी कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, और वो इस बात के लिए कन्विंस है कि जो मिस्टर ट्रंप ने जो हार्म किया है प्रेसिडेंसी के लिए या अमेरिकन सोसाइटी का जो फैब्रिक है उसके बेसिस पे उनको बैन कर देना चाहिए, और नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो फाइट ना कर सके। अगर उनको इम्पीच कर दिया जाता है तो वर्चुअली वो नेक्स्ट इलेक्शन जो 2024 में होगा उसके कैंपेन से बाहर हो जाएंगे, और फिर उनको फिर से जो है वो इलेक्शन में फ़ाइट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो बट यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर 74 मिलियन पीपल ने यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है तो वो चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अभी इलेक्शन में फ़ाइट नहीं कर पाए तो 2024 में तो वो ज़रूर इलेक्शन में एक तरह से फ़ाइट करें और वापस आएँ। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है कि किस तरह से जो कंट्री में कुछ रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर जो मैरिज के प्रीटेक्स्ट को लेके जो एक्ट हैं वो, दूसरा जो सीएए को लेके कम्युनिटी के मुस्लिम कम्युनिटी का जो प्रोटेस्ट था वो, उसमें यहाँ पे बात की गई है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसकी डिबेट्स के बारे में। यहाँ पे राइटर का कहना है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने भी ये क्वेश्चन किया था कि इंडिया को इस बारे में बताया था कि इंडिया को इस तरह का फेनेटिसिज्म नहीं ज़रूरत है माइनॉरिटी के अगेंस्ट, और उनके जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस हैं, अगर वो इरप्ट हो गई तो वो इंडिया का जो फैब्रिक है उसको हार्म कर सकती हैं, और माइनॉरिटी जो हैं वो उनको एग्री करना पड़ेगा, उनका जो प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो मेजॉरिटी के साथ रह के ही है। तो ये बात यहाँ पे कि दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे थे अंबेडकर मेमोरियल का 2016 में, तब उन्होंने भी बोला था कि जो बाबा साहब हैं वो गार्जियन हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के।
तो अगर आप फाउंडिंग फादर्स की लिस्ट बनाओगे तो जिनके आइडिया सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं तो उसमें बाबा साहब जो हैं वो सबसे टॉप पे आएंगे। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको परसिक्यूट किया जाता है, जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सिटीजन्स हैं उनको किल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ काउ प्रोटेक्शन, नेम ऑफ बीइंग कोविड-19 और लव जिहाद स्प्रेडर्स। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यहाँ पे जो है बात की गई है। वो एक टॉवरिंग फिगर हैं जिनका एक तरह से स्टैचू भी बनाया गया है और वो चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि 25 मई 1949 को उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंटेड की थी कमेटी में और उन्होंने बोला था कि इट इज़ नॉट आवर इंटेंशन टू कमिट द माइनॉरिटीज़ टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ हरी। मतलब माइनॉरिटीज़ को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना इतनी जल्दी वो नहीं चाहते। अगर वो इतने हॉनेस्टली आए हैं कि कंट्री की बदली हुई परिदृश्य में भी वो इंडिया में रहना चाहते हैं, तो अपन सभी के इंटरेस्ट में यह है कि वो रियल और जेन्युइन फाउंडेशन रखें सेक्युलर स्टेट की, दैट नथिंग इज़ बेटर फॉर द माइनॉरिटीज़ दैन द ट्रस्ट द गुड सेंस एंड सेंस ऑफ फेयरनेस ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब उन्होंने भी ये बात की थी। तो दूसरी तरफ जो जुडिशरी है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी बोला था कि वो मैरिज बिटवीन टू एडल्ट्स हादिया और सफ़ीन जहां के बीच में जो मैरिज थी 2018 का जो केस था उसको देखें। उसके बाद यहाँ पे जो केस है उसकी वजह से जो वुमेन थी उसको मैरी करने की परमिशन दे दी गई थी। दूसरा जो पॉलिटिकल फुटप्रिंट है उसकी वजह से जो है वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लव जिहाद के जो लॉ अलग अलग स्टेट ने एनेक्ट किए हैं उनकी वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए जो है वो अभी कोई भी डेट यहाँ पे नहीं दी है। अब दूसरी तरफ बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अपना नोट दे दिया है, तो उससे राइटर का कहना है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना काम जो है वो फेयरली करना चाहिए और जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको ध्यान से जो है वो देख के ही उनको अपना नोट देना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। क्राइसिस इन अ क्राइसिस साइंटिस्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैव टू बी इनोवेटिव। यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया जो अपना लार्जेस्ट वैक्सीन का इनोकुलेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो एपिडर्मोलॉजी और कम्युनिकेबल डिसीज़ डिवीज़न के हेड हैं उनसे जो है वो बात की गई। तो उनका कहना है कि जो साइंटिस्ट हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको काफ़ी इनोवेटिव रहना चाहिए क्राइसिस की सिचुएशन में। अब बात की जा रही है कि नेपाल रेजेस काला पानी बाउंड्री इशू विद इंडिया। तो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने काला पानी का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो इंडिया की जॉइंट कमीशन मीटिंग में जो है वो उठाया है। और जो विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रदीप कुमार गायवाली, उनका कहना है कि मिनिस्टर सेड दैट जो इंडो नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट है वो 2 सेगमेंट में लाई करता है। काठमांडू उसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता है अर्जेंटली। और दूसरी तरफ बात की नेपाल ने कि इंडिया की जो कोवैक्सीन है, इंडिया की जो कोविशील्ड वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी भी बात चल रही है इंडिया से। अब यहाँ पे टेरिटरी के मैप को लेके बात की जाए तो उनका कहना है कि 1981 से ही वो जो है वो बाउंड्री की मैपिंग कर रहे हैं। उस समय जो जॉइंट टेक्निकल कमेटी बनी थी उसका टेन्योर 2007 तक था। उसने 182 स्ट्रिप मैप्स बनाए थे जो बॉर्डर को डिपिक्ट करते थे, बट बहुत सारे रीज़न की वजह से जो 2 सेगमेंट हैं सुस्ता और काला पानी उसको कंप्लीट नहीं किया जा पाया है। और कोई भी जो बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान है उसका जो स्मॉलर सेगमेंट जो है वो उस पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा है और उस पर जो काम है वो जल्दी ख़त्म करना चाहिए। अब जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं उन्होंने जिस तरह से जो डिस्प्यूट और बाउंड्री है इंडियन कैपिटल में अपनी बात रखी है। नवंबर 2019 में जो प्रॉब्लम हुई थी काला पानी लिपू लेक और लिम्पियाधुरा रीजन जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है
और वो कंट्री का जो है वो सोवरेन टेरिटरी है। तो जो नेपाल की जो डेलीगेशन है वो बाउंड्री इशू जो है फ्राइडे को इंटरेक्शन में उठाएगा, बट इंडिया जो है मैटर को डिस्कस नहीं करेगा बिकॉज जॉइंट कमीशन लेवल जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे उठाने का मैकेनिज़्म है। तो अब यहाँ पे एक बार इंडिया नेपाल के जो जिस तरह से रिलेशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस है और पार्टनरशिप है वो 1950 में साइन हुई थी। दूसरा ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो ट्रीटी थी जो इस्टेब्लिश थी बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल, उसको साइन किया गया था 2 दिसंबर 1815 को और रेक्टिफाई किया गया था 4 मार्च 1816 को उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी किंग ऑफ नेपाल फॉलोइंग द एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814 से 16। तो ट्रीटी ऑफ सगौली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि उसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। किसी भी तरह का उन्होंने स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो स्टेट के यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको लेटर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का जो है इलेक्शन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके बेसिस पे जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है उसकी किसी भी तरह का ट्रांसफ़र ना किया जाए, साथ में उसके किसी भी तरह के जो पर्क्स हैं उसको मिलने वाले जो सुविधाएं हैं उसको कम नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह से जो पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, अगर एक पार्टी हार रही होती है इलेक्शन में तो सबसे पहले वो एक्शन लेती है जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट, तो उससे वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इंडिया में यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। तो जो बॉडी है वो इलेक्शन एडमिनिस्टर करती है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर और असेंबलीज़ के, और ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री। इसका जो बैकग्राउंड है पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन से डील करता है और इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस 25 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक डील करता है पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है कमीशन का, ओरिजिनली एक ही मेंबर होता था बट 1989 से जो है मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी इलेक्शन कमीशन होते हैं। अब यहाँ पे सेक्रेटरीट जो है इसका वो दिल्ली में है और स्टेट लेवल पे जो कमीशन है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वो आईएएस ऑफिसर होता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को। 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, 65 ईयर्स जो भी पहले आ जाता है। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन को उसी प्रोसेस से हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीईसी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, इनको जो है वो मोशन अडॉप्ट करके ही हटाया जा सकता है। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इनका रिमूवल जो है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग, साथ में 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डायरेक्ट जो है एंटायर प्रोसेस को इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करना, इलेक्टोरल रोल इशू करवाना, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ईसीआई का, सक्सेसफुली इंडिया में जो नेशनल और स्टेट इलेक्शन 1952 से हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बढ़ रहा है, इक्वलिटी, इक्विटी, इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड हैं उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। अब चैलेंजेस क्या हैं, मनी का जो इन्फ्लुएंस है, क्रिमिनल एलिमेंट है पॉलिटिक्स से, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, वायलेंस बढ़ चुका है, रैम्पेंट एब्यूज़ ऑफ पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट से जिसमें कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है इलेक्शन से पहले, और ईसीआई एडिक्वेटली इक्विप नहीं है, उसके पास उतने ऑफिसर्स नहीं है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उसमें बाइडेन जो है उन्होंने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो रिलीफ पैकेज है वो रिलीज़ किया है यूएसए के सिटीजन्स के लिए। अब यहाँ पे ट्रेड विद चाइना श्रैंक इन 2020 डेफिसिट एट 5 ईयर लो। जो इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। पहले जो था वो ज़्यादा था, लगभग 100 बिलियन डॉलर्स तक डेफिसिट था, लेकिन अब वो जो डेफिसिट है वो कम हो चुका है बिकॉज़ इंडिया इंपोर्ट अब थोड़ा कम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।